नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गृह विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके बाद प्रदेश में पाबंदियां और बढ़ाई गई। 17 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं जयपुर और जोधपुर निगम क्षेत्र में। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रशासन गांव के संग शिविर फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। प्रशासन शहरों के संग शिविर भी स्थगित किए गए हैं। तो जो गाइडलाइंस को लेकर बड़ी बातें हैं वो भी आपको बता दें कि गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इसमें जयपुर जोधपुर निगम क्षेत्र में आने वाले जो कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल हैं उन्हें 17 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन गांव के संग शिविर फिलहाल स्थगित किए गए हैं, यानी पट्टों का वितरण फिलहाल नहीं होगा। तो अहम बातें जो हैं गाइडलाइंस की वो हम आपको बता रहे हैं। 17 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल जोधपुर और जयपुर निगम क्षेत्र में वो बंद रहेंगे। प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग शिविर जो लगते हैं वो फिलहाल नहीं लगाए जाएंगे। कोरोना संक्रमण अगर किसी ऑफिस में मिलता है तो उसे 72 घंटे तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। इसके अलावा जो नाइट कर्फ्यू है वो बदस्तूर जैसे चल रहा है वैसे जारी रहेगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। तो ऑफिस जो हैं उन्हें यह कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा अब दी जाए। कोरोना केस अगर किसी ऑफिस का स्टाफ अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उस ऑफिस को 72 घंटे तक के लिए बंद कर दिया जाएगा और वहां सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, ऑफिस को सैनिटाइज किया जाएगा। संपर्क में आए कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी, यानी अगर कोई उस पॉजिटिव कर्मचारी के संपर्क में आता है तो उसे वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। तो ये अहम बातें हैं गाइडलाइंस की। आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उस बैठक के बाद खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई बातों का जो है वो जिक्र भी किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि हम फिलहाल लॉकडाउन के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन पाबंदियां बढ़ेंगी। और वही हुआ। एसओपी जब नई जारी की गई, इस दौरान जो बातें निकल करके सामने आई, इसकी अहम बातें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, पल्मोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। वीरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी। वीरेंद्र जी, अब जिस तरीके से आज जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, आप किस तरीके से उसे देखते हैं? क्योंकि केसेस, आज की स्थिति यह है कि 1800 से ज्यादा केस पूरे प्रदेश में आए हैं। हाँ, देखिए, इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि पिछले कुछ समय से हर दूसरे दिन डबल हो रहे थे जी। यदि अपन बात करें तो 7 दिन पहले जितने केसेस थे उससे 10 गुना ज्यादा पेशेंट बढ़ गए। ये जो सेकंड लहर से भी काफी ज्यादा फास्ट पेशेंट बढ़ रहे थे। हालांकि अच्छी बात ये थी कि कम से कम वो री इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात थी कि माइल्ड केसेस थे, लेकिन खराब बात ये थी कि री इन्फेक्शन हो रहा था। जिन पेशेंट के पहले कोरोना हो गया उनके भी इस बार कोरोना हो रहा है। तो ये इस चीज को, चेन को ब्रेक करना जरूरी था। और इस चेन को ब्रेक करने का जो एक ही उपाय है कि गैदरिंग पे अंकुश लगाया जाए। जहां भी गैदरिंग है वहां ये बड़ी तेजी से हवा में फैलता है और वो लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। अभी वर्चुअली मेरे कुछ समय न्यू ईयर पार्टी पे यहाँ इवन जयपुर का ही था किस्सा, जहाँ 35 लोग इकट्ठा हुए और उनके अंदर करीब 25 लोग पॉजिटिव आ गए। अब आप देखिए कि कितना फास्ट स्प्रेड रहे
और स्पेशली इंडोर्स के अंदर। तो जैसे कि अलग अलग जगह पे जो अंकुश लगाए नई गाइडलाइन से, मुझे लगता है कि ये कम से कम कुछ ब्रेक जरूर लगेगा। जो अभी ट्रेंड है कि हर 2 दिन के अंदर डबल होना, इसके अंदर कम से कम कमी आने की संभावना है अगले कुछ समय में। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि एक पार्टी में लोग इकट्ठे हुए तो वहाँ एक साथ बल्क केसेस आ रहे हैं, तो बल्क केसेस जो आ रहे हैं, क्या हम ये माने कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है और तीसरी लहर ही ये है? आप बिल्कुल दोनों बातें कह रहे हैं, सही हैं। क्योंकि देखिए, यदि उनसे ट्रैक रिकॉर्ड या हिस्ट्री पूछते हैं तो कहीं बाहर जाने की या दूसरी जगह जाके इन्फेक्शन लाने की हिस्ट्री नहीं है। वो कम्युनिटी में ही गैदरिंग में शरीक हुए और वहीं स्प्रेड हुआ। और यदि हम बात करें थर्ड वेव की, तो थर्ड वेव तो आ चुकी है। अपन फर्स्ट वेव की बात करें तो फर्स्ट वेव में हाईएस्ट जो नंबर गया था वो 3000 गया था और वो अपने लंबे टाइम तक चली थी। 2000 के लगभग तो राजस्थान में आ ही चुका। तो थर्ड वेव के अंदर आने में कोई कमी नहीं रही है। तो जिस तेज गति से जा रहा है, ये ऐसा लगता है कि इवन जो सेकंड वेव भी है उसको काफी पीछे छोड़ देगी। अब ये अच्छी बात है कि सीरियस नहीं हो रहे, हॉस्पिटल के ऊपर लोड नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये कोरोना बड़ा ही बहरूपिया है। किस क्षण कौन सा म्यूटेंट आ जाए और किस तरह का बिहेव करने लगे, तो उस स्थिति के अंदर एक समस्या आती है। दूसरी एक बात और है कि जो अभी तक जो ये केसेस ज्यादातर आ रहे हैं, ये न्यू ईयर पार्टीज एंड उस टाइम के इन्फेक्टेड या उसके इमीडिएट बाद के हैं। उस समय बुजुर्ग लोग थे, वो क्योंकि पार्टिसिपेशन उनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कम होता है, तो वो बचे हुए हैं। तो यदि उन तक इन्फेक्शन पहुंचेगा तब इस वायरस का रूप क्या होगा, ये अभी अपन नहीं कह सकते। अभी एडल्ट्स एंड बच्चे लोग इन्फेक्ट हुए हैं। अब वो उसी घर में रहने वाले जब बुजुर्ग इन्फेक्ट होंगे, जिनके की डायबिटीज एंड अदर कोमोर्बिड कंडीशंस हैं, तो इस वायरस का व्यवहार है वो आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। जी डॉक्टर साहब, एक और ये भी चीज है कि अभी जैसे ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है, लेकिन केसेस तो दूसरे वेरिएंट के भी आ रहे हैं, डेल्टा के भी जो संक्रमित हैं वो आ रहे हैं, तो वो कितना असर डालेगा? देखिए, आज के जो डेटा थे कि जो आज की जीनोम सीक्वेंसिंग के राजस्थान के अंदर जो मीटिंग थी, तो उसमें ये बताया गया था करीब 70 से 80% ओमिक्रॉन राजस्थान में अभी आ रहा है। जो और राजस्थान में अभी तक के 100% की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। तो इसमें 70 to 80%, और ये 70 to 80% 3 या 4 दिन पहले के डेटा है, क्योंकि 3-4 दिन का समय लग जाता है इसमें। तो अब आज आने वालों में तो लगता है कि करीब 90% ओमिक्रॉन ही होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विषयों के बारे में विस्तार से आपने बताया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर से ओमिक्रॉन का ब्लास्ट हुआ है। आज 62 नए केस आए हैं पूरे प्रदेश में, और इनमें सबसे ज्यादा जो हैं वो राजधानी जयपुर में। 52 केस राजधानी जयपुर से हैं, बाकी 10 केस दूसरे जिलों से, जिनमें कोटा, हनुमानगढ़, भरतपुर, सीकर, अलवर ये जिले शामिल हैं। और अभी तक की स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन के 236 केस सामने आ चुके हैं। तो आज जो ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है, 62 केस आए हैं, यह अभी तक का सबसे ज्यादा मामला है एक दिन में। तो राजस्थान में कोरोना का कोहराम जारी है। बीते 24 घंटे में 1883 केस आए हैं। पूरे प्रदेश में 1883 केस आए हैं और इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई है। एक मौत जयपुर में और एक जोधपुर में। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे ज्यादा केस भी जयपुर में आए, यहां पर 1138 केस आए हैं और एक्टिव केस का आंकड़ा जो है वो 5000 को पार कर गया है। इस वक्त की स्थिति है कि प्रदेश में 5016 एक्टिव केस हैं। चलिए आपको जिलेवार स्थिति भी बता देते हैं कि आज जिलों की स्थिति क्या रही है। सबसे ज्यादा जयपुर 1138, जोधपुर में 230,
भरतपुर 36, बीकानेर 34, कोटा 53, अजमेर 94, सीकर 36, उदयपुर 28 और भीलवाड़ा में 31 केस कोरोना के सामने आए हैं। ये अलग अलग जिलों की स्थिति है। अब देखिए कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है। अब देखिए पिछले 5 दिनों की स्थिति यह कहती है कि 1 जनवरी को 301 केस थे, 2 जनवरी को ये 355 हो गए, 3 जनवरी को ये 550 हो गए, 4 जनवरी को ये 2 गुने से भी ज्यादा 1100 से ज्यादा केस हो गए, 1137 केस हो गए और उसके बाद आज की स्थिति यह है कि 1883 केस सामने आए हैं। यानी बीते 5 दिनों में 4226 केस सामने आ चुके हैं। पीसीसी दफ्तर में जनता दरबार का यह वाकया कल्याणकारी सरकार के होने का एहसास दिलाती है, तो इंसाफ पर भरोसे को पुख्ता करती है। पीसीसी दफ्तर में चल रही जनसुनवाई में आज एक बुजुर्ग महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनकी फरियाद सुनी और बुजुर्ग महिला को इंसाफ की उम्मीद के लिए अपने घर रवाना कर दिया। लेकिन देखिए यह रिपोर्ट। मैं लोगों से अपील करूंगा, कम से कम तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं माँ बाप के रूप में, उनकी तो सेवा कर लो। जनता दरबार में एक मां की गुहार। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सुनी फरियाद। जब वो माँ का ही सगा नहीं है वो, तो फिर किसका सगा होगा आप ये बताओ। उसका इलाज कर देना ढंग से और इसको ईजा देवी को उसके घर में ले जाके रखना, उसको उसके बेटे को समझाएगा तो तेरी माँ का सगा नहीं, तो दुनिया का किसी का सगा हो नहीं सकता, तो उसका ताला खुलवाना और उसकी माँ को रख देना अंदर। जनता दरबार में मां को मिला इंसाफ। अभी आई हुई है, आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। एक साहब ने बोल दिया, साहब ने बोल दिया। जनसुनवाई हो तो ऐसी, फैसला ऑन द स्पॉट। मामला पीसीसी दफ्तर में जनसुनवाई का है, जहां अपने ही बेटे से परेशान एक बुजुर्ग महिला जनता दरबार में इंसाफ मांगने पहुंची थी। भीड़ में मौजूद बुजुर्ग महिला के आंसू को देखकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद महिला के पास पहुंचे, उनकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बुजुर्ग महिला को उसके बेटे ने घर से निकाल दिया था। अधिकारियों को निर्देश देने के बाद खाचरियावास ने इसके बारे में जानकारी दी और ऐसा करने वालों को नसीहत भी। अभी एक महिला आई, बुजुर्ग महिला, उसके बेटे ने उसको बाहर निकाल दिया। हमने राजस्थान में कानून बना दिया कि मां को कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। 3 बेटे उसके साथ आए, मैंने उनसे कहा तुम तो इसकी सेवा करो, ये तुम्हें पुण्य का काम मिला है। और उसके लिए मैंने इंचार्ज को कहा इसको लेके आना, ताला तोड़ना कमरे का, मां को बिठा देना, उसको समझा देना, नहीं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। जनता दरबार में और भी कई लोगों की फरियाद सुनने के बाद खाचरियावास ने जनता के काम में कोताही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। कई बार अधिकारियों को गलतफहमी हो जाती है, हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं। प्रशासन गांव और शहर के संग अभियान में जब मुख्यमंत्री का फोटो लगा के विज्ञापन आ रहे हैं तो लोग विज्ञापन काट कर आते हैं, अधिकारी को ले जाकर दिखाते हैं, देखो मेरा पट्टा दो। फिर भी यदि कोई अधिकारी नहीं दे रहा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जनसुनवाई में मौजूद मंत्री राजेंद्र यादव ने बीजेपी के जंगल राज वाले कमेंट पर चुटकी लेते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था के हालात पर संतोष जताया। भाजपा का तो 3 साल से बता रही, तो जंगल तो अच्छा है, शुद्ध वातावरण है, वो अर्थ ही भूल गए जंगल का। जंगल जल जीवन, ये तो असली वही है। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल। लॉ एंड ऑर्डर तो उनके टाइम क्या था वो आप जानते हो, आज हमारे समय में सब चीज चुस्त दुरुस्त है। आपको बता दें कि नए साल में लगातार जनसुनवाई चल रही है। गहलोत सरकार के मंत्री पीसीसी दफ्तर में पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए। मारे गए
तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे। इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान राज्य में 42,750 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भारत में कोरोना के मामले फिर रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 58,097 नए केस मिले, जबकि 24 घंटे में 534 की मौत हुई। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में पहली बार कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। अस्पताल में स्टाफ की कमी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच सर्दी खांसी को आम बीमारी समझने की गलती ना करें। ओमिक्रॉन से पूरा मेडिकल सिस्टम पस्त हो सकता है। नीट पीजी काउंसलिंग में EWS रिजर्वेशन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सेंटर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट से प्रार्थना की थी कि सुनवाई जल्दी कर ली जाए। केंद्र ने इसे अर्जेंट मानते हुए इस मसले पर जल्द से जल्द विचार करने की बात कही थी। बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम कोरोना संक्रमित हो गए। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी मधुरिमा निगम और बेटा निवान निगम भी पॉजिटिव हो गए। सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बीएमसी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। हालांकि यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने घोषणा की कि बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतारों के मद्देनजर इस हफ्ते शहर की बसें, मेट्रो ट्रेन अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। देश के हर हिस्से में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति तक 10वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस अवधि में बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए कहा है। झारखंड के पाकुड़ जिले में LPG सिलेंडर से भरे ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त शुरू कर दी। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कोटा के चंबल नदी में डूबने वाले किशोर का आज तीसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया। निगम की गोताखोर टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किशोर की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक बरामद की। शातिर चोर के खिलाफ जिले में 11 मामले दर्ज हैं। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने गोवंश तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 58 गोवंश पकड़ने में सफलता हासिल की और 3 गोवंश मृत मिले। वहीं तस्कर मौके से फरार हो गए। डूंगरपुर की ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान बॉर्डर से चंद किलोमीटर की दूरी पर पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी इसे साजिश करार दे रही है तो वहीं कांग्रेस इसे बहाना बताकर पल्ला झाड़ रही है। ऐसे में सवाल है कि यह सुरक्षा में चूक का मामला है या फिर साजिश का। पीएम के रूट की जानकारी सिर्फ राज्य सरकार को, फिर रास्ता कैसे हुआ ब्लॉक? रूट पर खड़े किसानों को पंजाब पुलिस ने समय रहते हटाया क्यों नहीं? पीएम मोदी के रूट पर बैठे किसान अगर हटने को तैयार नहीं थे तो पीएम का रूट बदला क्यों नहीं? सुरक्षा में चूक हुई या सियासी साजिश हुई? ये वो सवाल हैं जो सुरक्षा में सिंध और रास्ता रोकने की वजह से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने के बाद उठ रहे हैं। चलिए पहले इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप को सुन लीजिए। किसी ने किसी नहीं रोकिया, एक रास्ता जो रुक गया जिधरों प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना था, बाकी तो ऐसी रात आप नाल होके खिलाए है। किसी रास्ते पर सवेरे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं सी, लेकिन ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ रास्ता रुके होवे तो लोग पिंडा ਨੂੰ होके आ जाते हैं, जिन्हें आना होता पहुंचे जाते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिठाया हुआ है और उनका इस्तेमाल करके संदेश दे रहे थे कि हम पीएम को नहीं आने देंगे। हमने वो संदेश ले लिया। तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से
किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? ऐसे आदमी डीजीपी लगाओगे जो 24 घंटे अपने पॉलिटिकल प्रोसेस के इंटरेस्ट देख रहे हो, तो फिर एक दिन आएगा कि प्राइम मिनिस्टर को भी ये फेस करना पड़ेगा। क्या उन किसानों को पुलिस द्वारा गोली मार देनी चाहिए थी? क्या उनकी खोपड़ियां उड़ा देनी चाहिए थी? या फिर उन किसानों को वहां से हटाने का प्रयास करना चाहिए था? मुश्किल से 15 मिनट प्रधानमंत्री जी रुके होंगे, उनको बहाना मिल गया। राजनीति गर्म है, बीजेपी गुस्से में है, कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है। सवाल है, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला है तो फिर जिम्मेदारी की बात क्यों नहीं हो रही है? वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से ये कहा हो, अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका। ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री उसके संवैधानिक पद पर बैठा सबसे अहम शख्सियत। फिर सियासी आग तो लगनी ही थी। बीजेपी के नेता से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने पंजाब की सरकार और कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोल दिया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान और आईएसआई चाहती है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो। मैं हैरान हूं और इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जो आईएसआई और पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस की सरकार पंजाब की चाह रही है और देश की कांग्रेस की पार्टी चाह रही है। चूक एक साजिश है, ये जानबूझकर षड्यंत्र पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार आईएसआई और पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर काम कर रही है। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रधानमंत्री जी को इतने देर तक जो रुकना मजबूर कर दिया, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमला हो रहा है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के रैली के रद्द होने का कारण क्या बताया है, ये भी जान लीजिए। उन्होंने बीजेपी की रैली रखी, उत्ते 70,000 कुर्सी लाती, बंदा आया 700। फिर हुण कोई ना कोई मीह का बहाना हो गया, कोई होर बहाना हो गया, रैली रद्द हो गई। अब ये मजाक नहीं तो क्या है? देखिए इन तस्वीरों को, यही सच्चाई है। प्रधानमंत्री की गाड़ी तकरीबन 20 मिनट इस फ्लाईओवर पर फंसी रही और जब इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साजिश का आरोप लगाया तो कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री से सवाल किया, मोदी जी हाउस द जोश। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने भी इसी तर्ज पर बयानबाजी की। ये कर्मों का फल है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री चन्नी से कुर्सी खाली करने की मांग की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जानकारी सिर्फ सरकार को होती है या फिर उनके सुरक्षा तंत्र को होती है। वैकल्पिक रास्तों की मैं विशेषकर बात करता हूँ, और ऐसी परिस्थिति में इस परिस्थिति का निर्माण होना ये सरकार के सहयोग के बगैर संभव नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि एक ही विकल्प बचता है, या तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दें या फिर ऐसी सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। सियासत में आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा मजाक तो नहीं जैसा कांग्रेस नेता कर रहे हैं। क्या पार्टी होश में नहीं है? वो जो जोश की बात पूछ रही है, ये मामला संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है। घटना पाकिस्तान बॉर्डर के पास का है, फिर भी मजाक, ये फुहड़पन है। बता दें कि इस मामले पर गृह मंत्रालय हरकत में आ चुका है और चूक के मामले में जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।